हेलो स्टूडेंट, आज हम आपका डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी में अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ माउंटेन रेंजेस एंड हिल्स ऑफ इंडिया। तो देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपको मैप को साथ साथ स्टडी करना पड़ेगा। तो आज हम मैप स्टडी का आपका पहला पोर्शन लेके चल रहे हैं। तो हिल्स और माउंटेन्स में पहली बात तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ हिल्स एंड व्हाट इज़ माउंटेन्स। तो एक एलिवेशन जो 1000 मीटर्स तक हो दैट इज नोन एज हिल्स, एंड अबव 1000 मीटर्स इट इज कॉल्ड एज माउंटेन। तो अगर 1000 मीटर तक किसी एलिवेशन की हाइट है तो उसे हम जो है हिल्स के अंदर कंसिडर करते हैं, और अबव इट हम लोग उसको माउंटेन्स बोलते हैं। माउंटेन्स में रेंजेस भी होती हैं। उन रेंजेस को अभी आपको डिस्कस करना जरूरी नहीं है, वो हम बाद में आपका डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इंडिया के केवल मैप स्टडी के पर्पज से माउंटेन रेंजेस आपके देखेंगे कि कौन सी माउंटेन रेंजेस आपकी कहाँ पर हैं। ये केवल आपको ध्यान रखनी है, कई बार आपका इनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इंडिया का मैप देखिए आपका, देखिए अपर रेंज है हमारी, यहाँ पे ये वाला पोर्शन हमारा कहलाएगा ट्रांस माउंटेन। यहाँ पे पामीर है विच इज नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो इसको हम विश्व की छत के नाम से जानते हैं, और इसलिए जानते हैं क्योंकि इस पठार से आपका ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पठार है, हाईएस्ट प्लेट्यू है, जिसका एवरेज हाइट आपका 5000 मीटर्स से थोड़ा ऊपर है। और यहीं से आपकी 3 इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस ओरिजिनेट होती हैं। एक आपका चाइना की तरफ चली जाती है जो हमारी क्यूलन माउंटेन्स है, एक इंडिया में आपका अंदर आती है जिसको हम काराकोरम रेंज बोलते हैं, एक आपका अफगानिस्तान की तरफ चली जाती है जो हिंदू कुश रेंज है। और भी कई रेंजेस हैं जो आपका सेंट्रल एशिया में बेसिकली जाती हैं, लेकिन उनके बारे में हमें स्टडी नहीं करनी है, हमें केवल इंडिया और उसके आसपास की रेंजेस के बारे में ही बात करनी है। तो हम काराकोरम रेंज को लेते हैं। तो काराकोरम रेंज नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है इंडिया की, ठीक है, जिसमें आपका यहाँ पर आप देखोगे तो K2 है जो वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है, ठीक है। देन इसके जस्ट बगल में आपका सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर को आप जानते हैं कि वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटलफील्ड है, ठीक है। और 1965 से पहले आपका ये बेसिकली एक बफर जोन था, ना इस पे इंडिया का कब्जा था ना इस पे पाकिस्तान का कब्जा था। लेकिन 1965 के वॉर में जो है पाकिस्तान ने इससे कब्जा करने की कोशिश की, तब इंडिया ने इसको अपने कब्जे में लेकर इस पर अपनी परमानेंट बेस बनाई है, और तब से आज तक ये बेस हमारी एज इट इज़ है, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर यही है, सियाचिन। इट इज़ अबाउट 75 स्क्वायर किलोमीटर इन एरिया, ठीक है। तो सॉरी 75 किलोमीटर इन लेंथ, नॉट इन एरिया, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये हमारा ग्लेशियर होगा, जिसकी लेंथ आपकी 75 किलोमीटर्स है। एलिवेशन आपका लगभग आपका 5000 किलोमीटर प्लस है, वो 5000 मीटर प्लस है। तो यहाँ पर परमानेंटली आपका फ्रोजन कंडीशंस पाई जाती हैं, तो इंडियन सोल्जर्स को फिर भी आपका यहाँ पर डिप्लॉय किया जाता है, ठीक है। चलिए, यहीं पे हमारा काराकोरम पास है, ये काराकोरम पास है। ये आज तो नहीं, लेकिन पहले ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता था काराकोरम पास। इससे होकर कई सारे लोग इंडिया में आते थे या इंडिया से जाते थे। तो पहले ये ट्रेड रूट था, अब ये ट्रेड रूट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है, क्योंकि आप जानते हैं इस साइड आपका तिब्बतियन रीजन है, और तिब्बतियन रीजन चाइना के कब्जे में है। और चाइना ने जो है यहाँ 1962 वॉर के बाद काफ़ी सारे पॉइंट्स हमारे बंद कर दिए थे, जिसके कारण हम लोग के ट्रेड रूट्स बंद हो गए थे। तो उनमें से कुछ ट्रेड रूट्स अभी हाल ही में खुले हैं, जैसे आप जानते हैं सिक्किम में जो आपका
रूट है उसको खोला गया है, हमारा जो पिथौरागढ़ वाला रूट है उसको भी थोड़ा बहुत आपका ट्रेड के लिए खोला गया है, लेकिन परमानेंटली अभी भी पूरी तरह से ये खुला नहीं है। और आजकल आप जान ही रहे हैं टेंशन इंडिया और चाइना के बीच है ही, गलवान वैली लेके, वो सब आपका इसी रीजन में है, सब इसी रीजन में है। यहाँ पर आपका अक्साई चीन पड़ता है, इस साइड हमारे पीओके है, इस साइड हमारा अक्साई चीन है। तो अक्साई चाइना और इंडिया के बीच जो गलवान वैली है, प्लस जो आपका अदर यहाँ पे पॉइंट्स हैं जिनको आप आजकल अखबारों में पढ़ रहे होंगे, न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे कि फिंगर 4 एरिया है, वो सब आपका इस पोर्शन में पड़ते हैं। तो वो सब कराकोरम रेंज का ही पार्ट है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपसे कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ये किसके पार्ट है, तो वो कराकोरम रेंज के पार्ट है, ठीक है। तो कराकोरम रेंज की एक सब रेंज है यहाँ पे, दैट इज लद्दाख रेंज, जो पूरी तरह इंडिया में है। देखो ये कराकोरम रेंज पीओके में है और थोड़ा पार्ट इसका इंडिया में है, लेकिन लद्दाख रेंज पूरी तरह से इंडिया में है। इसके साउथ में आपका यहाँ पर जास्कर रेंज है, और इस साइड तिब्बतियन रीजन में चले जाओगे तो ये कैलाश रेंज है, जहाँ पर आपका जानते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा की जाती है, और यहीं पर हमारा जो है मानसरोवर लेक्स है, और साथ साथ आपका कैलाश पर्वत है जिसकी परिक्रमा हिंदू लोग करते हैं और हिंदुओं के लिए पवित्र माना गया है। तो पहले ये इंडिया का ही पार्ट रहा होगा, कभी हम एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन पहले ये इंडिया का ही पार्ट था, तभी हम लोग यहाँ तक जाते आते थे। लेकिन अब ये तिब्बतियन रीजन में चला गया है, तो उस पर पूरी तरह चाइना का कब्जा है। तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे चाइना द्वारा लगाई जाती है, इसीलिए उतने तीर्थयात्री हमारे जा भी नहीं पाते हैं कैलाश के दर्शन करने। चलिए, तो ये जास्कर रेंज, लद्दाख रेंज या काराकोरम रेंज, ये तीनों हम एक ही पार्ट के अंदर कंक्लूड कर सकते हैं, यानी ये सब आपका इस ट्रांस हिमालयन रेंज के पार्ट हैं। तो ट्रांस हिमालय का मतलब जो हिमालय के पार है। तो ट्रांस हिमालयन रेंज में आप काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज को स्टडी करेंगे, ठीक है। इनके बीच बहुत सारी और वैलीज भी हैं, बहुत सारे आपके टूरिस्ट प्लेसेस हैं, बहुत सारे आपके जो हैं अल्पाइन ग्रासलैंड्स हैं, जिनको हम यहाँ पे मर्ग कहते हैं जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो उन सब के बारे में स्टडी हम बाद में करेंगे। अभी फिलहाल हम केवल माउंटेन रेंजेस की बात करें तो हम माउंटेन रेंजेस को ही देखेंगे, ठीक है। देन इसके साउथ में हमारा शुरू हो जाता है हिमालयन रेंज, द हिमालयाज। तो हिमालयाज की तीन आपका जो है पैरेलल रेंजेस हैं। ये हमारे ग्रेटर हिमालयाज या महान हिमालय आप इसको कह सकते हैं, ये आपका ये भी पढ़ सकते हैं महान हिमालय, ठीक है। वैसे इनको बेसिकली हिमाद्री नाम से हम लोग ज़्यादा जानते हैं। तो ये हिमाद्री रेंजेस है जिस पे वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स आपकी स्थित हैं। यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में जाएंगे आप तो यहाँ पर आपको नंगा पर्वत मिलेगा, उत्तराखंड में आओगे आपको यहाँ नंदा देवी मिल जाएगा। देन आगे चल देंगे आप तो आप तिब्बतियन रीजन में चलेंगे या नेपाल रीजन में चलेंगे तो नेपाल में आपको जो है मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, ये सब आपका इस रेंज में मिलेंगे। फिर हम इंडिया में आ जाएंगे सिक्किम में तो आपको कंचनजंगा मिलेगी जो थर्ड हाईएस्ट पीक है या सेकंड हाईएस्ट पीक है हिमालय की, और थर्ड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, ठीक है। देन आगे ये ईस्टर्न हिमालय से मिल जाते हैं, तो लगभग 2500 किलोमीटर की रेंज है हमारी हिमाद्री, ठीक है। और एवरेज एलिवेशन इसका बोलें तो लगभग 6000 मीटर्स आप इसका एवरेज एलिवेशन बोल सकते हैं। सारा भाग जो है वो 6000 मीटर से अधिक ऊंचा है, और इस भाग में ऊंचाई अधिक होने के कारण साल भर बर्फ जमी रहती है, साल भर ये आपका फ्रोजन एरिया है, और वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स आपकी यहीं मिलती हैं। अगर आप इसको मैप में देखोगे तो वर्ल्ड की जितनी 10 हाईएस्ट पीक्स हैं उनमें से 8 हाईएस्ट पीक्स आपकी इसी में है। भाई आप K2 को छोड़ दीजिए और एक और माउंटेन्स को छोड़ दीजिए K2 में, तो बाकी 8 जो आपकी वर्ल्ड की टॉप 10 माउंटेन रेंजेस हैं या माउंटेन पीक्स हैं वो सब आपका इस ग्रेटर हिमालयाज में आपको मिलेगी, ठीक। ग्रेटर हिमालयाज के साउथ में आपका लेसर हिमालयाज है,
यानी लघु हिमालय है, या मध्य हिमालय भी आप इसको बोल सकते हैं, सेंट्रल हिमालयाज भी बोल सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टिंक्शन किया गया है वो एक फॉल्ट के बेस पे किया गया है। तो यहाँ पर एक फॉल्ट है जिसको हम कहते हैं MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। भाई हिमालय का ओरिजिन आप जानते हैं कि जब आपका देखो वैगनर ने बताया था कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हमारा हुआ है, और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बाद जो है हमारी जो पेंजिया थी उसमें ब्रेकअप आया। ब्रेकअप आने के बाद जो है जितने भी पार्ट्स आपके टूटे वो सब आपका एक दूसरे से दूर मूव करते गए, और उसी से हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट भी निकला। ये सदर्न पार्ट जो था हमारा, ये जब निकला तो ये नॉर्थ में जितने भी हमारी यूरेशियन बेल्ट थी, इस यूरेशियन बेल्ट से मिलने के बाद यहाँ जो टैथिस सागर था, इस टैथिस सागर में जितने भी आपके सेडिमेंट्स थे, जो आपका बेसिकली एक जियोसिंक्लाइन था, तो इस जियोसिंक्लाइन के सेडिमेंट्स आपके फोल्डिंग और फॉल्टिंग दोनों प्रक्रियाओं से गुजरे। तो फोल्डिंग के कारण हमारे ये हिमालयाज ऑरिजिनेट हुए, और साथ साथ यहाँ पे बीच में कहीं कहीं फॉल्टिंग हुई तो फॉल्ट्स भी बने हैं। तो ये फॉल्ट्स आपका वो रीज़न है जो आपकी प्लेट बाउंड्रीज या प्लेट मार्जिन को शो करने का काम करते हैं। यानी इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट जहाँ पे आपका एक दूसरे से टकराई, एक दूसरे से मर्ज की, वहाँ पे हमारे बने ये फॉल्ट। तो इसमें पहला फॉल्ट आपका कौन सा है? MCT। तो MCT को आप ध्यान रखेंगे कि MCT किसको सेपरेट करती है? ग्रेटर हिमालयाज और लेसर हिमालयाज को। ठीक है, लेसर हिमालयाज बेसिकली आपका कई पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर हम इसको नीचे वाले को छोड़ दें अभी, तो लेसर हिमालयाज के रीजनल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम पीर पंजाल रेंज में डिवाइड करते हैं, जो J&K में है, पीर पंजाल रेंज। देन धौलाधार रेंज, तो धौलाधार रेंज आपका हिमाचल प्रदेश में है। देन उत्तराखंड में आपका नाग टिब्बा रेंज, मसूरी रेंज, और पांचवी रेंज आपकी नेपाल में चली जाती है जिसको हम बोलते हैं महाभारत रेंज। तो ये 5 आपके रीजनल क्लासिफिकेशन हैं हमारे लेसर हिमालयाज के। तो जितने भी हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है या हिल स्टेशंस हैं वो सब हमारे जो हैं इन रेंजेस पर ही हैं। जैसे हम बात करें कि कश्मीर वैली, तो कश्मीर वैली आपको कहाँ मिलेगी? पीर पंजाल रेंज पे। हम बात करें कि कुल्लू मनाली शिमला, तो वो आपको कहाँ मिलेगी? धौलाधार रेंज पे। आप उसको बता सकते हैं कि भाई ये धौलाधार रेंज है। ठीक है। देन नाग टिब्बा रेंज की हम बात करेंगे तो नाग टिब्बा रेंज पे आपका मसूरी आ गया, चक्राता आ गया, ये सब हमारी नाग टिब्बा रेंज पे हैं। मसूरी रेंज पे आगे कुमाऊं रीजन का जो जितने भी हिल स्टेशन हैं वो सब हमारे मसूरी रेंज में आते हैं। देन महाभारत रेंज, तो काठमांडू वैली आपकी महाभारत रेंज के अंडर आती है। तो ये 5 हमारे रीजनल क्लासिफिकेशन है किसके? लेसर हिमालयाज के। ठीक है, लेसर हिमालयाज के और ग्रेटर हिमालयाज के बीच में आपके कुछ ग्रासलैंड्स मिलते हैं जिनको अल्पाइन ग्रासलैंड्स बोलते हैं। इन अल्पाइन ग्रासलैंड्स को अलग अलग नामों से हम जानते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में आप जाएंगे तो जम्मू कश्मीर में हम इनको कहते हैं मर्ग, जैसे गुलमर्ग है, सोनमर्ग हैं, ये सब हमारे अल्पाइन ग्रासलैंड्स हैं। और ये जानते हो आप कि ये लोग जो है, ये सब जो जितने भी हमारे ग्रासलैंड्स हैं ये हमारे विंटर स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। खासकर स्कीइंग वगैरह यहाँ पे काफ़ी होती है, और भी चीज़ें काफ़ी होती हैं। जैसे हमारे यहाँ भी ओली है, तो ओली भी एक आपका क्या है? इसी टाइप का अल्पाइन ग्रासलैंड्स हैं। तो उत्तराखंड में आते ही हम इनको जो है बुग्याल बोलने लगते हैं, या कुमाऊं रीजन में आप जाओगे तो यहाँ पे आप इसको पयार बोलते हैं। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में आएंगे तो हिमाचल प्रदेश में हम इनको चुग बोलते हैं। तो ये इनके रीजनल नेम्स हैं। और ये ग्रासलैंड्स आपका बेसिकली ऐसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स या जनजाति के लिए है, या जानी जाती है जनजातियों के लिए जो ट्रांस ह्यूमन्स टाइप की एक्टिविटी करते हैं। तो ट्रांस ह्यूमन्स का मतलब आप जानते हैं जो किसी खास क्षेत्र में आपका जो या किसी खास मौसम में अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। तो मर्ग देखोगे तो मर्ग में आपको जो जनजाति मिलेगी दैट इज बकरवाल। तो ये बकरवाल आपके जो हैं इन मर्ग में काफ़ी ज़्यादा
रहते हैं और भेड़ बकरियां पालते हैं, उससे ऊन इकट्ठा करके और ऊन से आपका काफ़ी सारे जो ऊनी प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनाते हैं, उसको सेल करते हैं। ऐसे ही बुग्याल और पयार में देखोगे तो हमारे यहाँ की भोटिया जनजाति जो है वो बुग्याल पयार में आपका निवास करती है, और गर्मियों में ये लोग यहीं चले जाते हैं, सर्दियों में ये लोग नीचे आ जाते हैं। ठीक है, चुग हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ पर जो जनजातियाँ रहती हैं वो है गद्दी, और गद्दी भी बेसिकली भेड़ बकरी चलाती हैं। तो ये लोग सब आपके इन्हीं सब एक्टिविटीज़ के लिए जाने जाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो शिप रेयरिंग या शीप रेयरिंग और गोट रेयरिंग ये सब ज़्यादा होती है इनमें, बकरी चराना, भेड़ चराना और साथ साथ उनसे ऊन निकालना, ये यहाँ की प्रमुख गतिविधि है। तो इन आप तीनों को ध्यान रखेंगे कि इनको स्थानीय नाम किस आधार पर दिए गए हैं, या कौन सा मर्ग कहाँ पे कहलाता है, बुग्याल कहाँ पे कहलाता है, चुग कहाँ पे कहलाता है, कौन सी जनजाति इनमें रहती है, कई बार मैच करने के लिए आ जाते हैं आपके, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये लेसर हिमालयाज और ग्रेटर हिमालयाज के बीच है। ठीक है, बुक्स में आपका देखो कंफ्यूजिंग है, कई जगह आपका लिखा हुआ है कि ये साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालयाज है, और कई जगह आपका लिखा हुआ है कि नॉर्थ ऑफ लेसर हिमालयाज है, तो दोनों सही है। तो बच्चे कंफ्यूज नहीं होना, बुक्स में जो लिखा हुआ है उसने अपने तरीके से लिखा हुआ है कि ये लेसर हिमालयाज के नॉर्थ में है या ग्रेटर हिमालयाज के साउथ में, तो दोनों ही बातें सही हैं क्योंकि ये दोनों के बीच में है। तो हम इनको ग्रेटर हिमालयाज के साउथ में भी बोल सकते हैं और लेसर हिमालयाज के नॉर्थ में भी बोल सकते हैं, तो दोनों ही सही हैं, तो इसको कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, अब इसके बाद देखिए नीचे हमारी शिवालिक रेंज आती है। शिवालिक रेंज सबसे लास्ट में बनी हुई रेंज है हिमालयाज। ठीक है, और बेसिकली 900 to 1200 मीटर इसका एवरेज एलिवेशन है। कुछ जगह आपका 1100 या 1000 ऐसा दिया रहता है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका 900 से 1200 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। तो आप इसी को लेके चलेंगे, आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आंसर देंगे 900 से 1200 मीटर इसकी एवरेज एलिवेशन है। ठीक है, अब ये शिवालिक्स भी आपके जो हैं अलग अलग नामों से हम इनको जानते हैं। जैसे हम शिमला चले जाएँ या हिमाचल प्रदेश चले जाएँ तो वहाँ पे आपका इसको नाहन रेंज बोलेंगे, तो वो नाहन रेंज भी आपका शिवालिक का पार्ट है। यहाँ आ जाओगे तो यहाँ भी ये शिवालिक का पार्ट है। आगे असम में चले जाएंगे हम, जो आपका पूर्वांचल हिमालय या ईस्टर्न हिमालयाज के नाम से जाने जाते हैं, तो उनमें भी आपका इनके स्थानीय नाम है। वो सब ईस्टर्न हिमालयाज जो हैं वो ध्यान रखना, या तो लेसर हिमालयाज के पार्ट हैं या फिर वो शिवालिक के पार्ट हैं। ठीक है, चलिए, हिमालयाज का ग्रेटर हिमालयाज का बहुत सारा या बहुत कम पार्ट आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिलता है, केवल अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के बाकी किसी रीजन में आपका ग्रेटर हिमालयाज का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसको आप तीनों रेंजेस को ध्यान रखेंगे कि ये हमारी नॉर्थ या नॉर्दर्न माउंटेन्स की रेंजेस हैं। ठीक, अब चलते हैं सदर्न पार्ट पे। तो सदर्न पार्ट आपका काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और उसमें आपकी काफ़ी सारी हिल्स हैं, उन हिल्स को भी हम ध्यान रखेंगे। अब सदर्न पार्ट बना लेते हैं। फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो विंध्यन रेंज है। तो विंध्यन रेंज आपका बेसिकली बुंदेलखंड रीजन में पड़ती है, जो यूपी और मध्य प्रदेश दोनों के बाउंड्री के आसपास का रीजन है। यानी अगर हम बात करें कि भाई झांसी, ग्वालियर, ये सब हमारा जो है बुंदेलखंड रीजन का पार्ट माना जाता है, और इसी पार्ट में विंध्यन रेंज आपकी पूरी फैली हुई है। ठीक है, तो हिंदू माइथोलॉजी में आपका विंध्याचल के ऊपर काफ़ी सारी जो है कहानियाँ भी हैं। एक कहानी के मुताबिक एक आपका यहाँ पर जो पहले हम लोग भीम माइथोलॉजी में हम पर्वतों को क्या मानते हैं, मानव का आकार मानते हैं। तो विंध्याचल पर्वत दिन दुगनी और रात चौगुनी स्पीड से ग्रोथ कर रहा था, तो ये बहुत ऊंचा हो रहा था, तो ये नॉर्थ से साउथ जाने वालों के लिए परेशानी पैदा कर रहा था। तो लोगों ने अगस्त ऋषि से जो है प्रार्थना की कि भाई आप इनको जो है रोकिए। तो जब कहते हैं कि अगस्त ऋषि नॉर्थ से साउथ आए तो विंध्याचल ने उनको प्रणाम किया। तो अगस्त ऋषि ने ऐसा कहा उनको कि भाई ऐसे ही रहिए झुके हुए जब तक कि मैं साउथ से नॉर्थ वापस ना आ जाऊं। तो वो साउथ से नॉर्थ कभी गए ही नहीं, तो विंध्याचल आपका झुका हुआ ही रहा। ठीक है, तो वो तो आपका बेसिक
एक माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, हम माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो विंध्याचल रेंज एक रेंज तो हम इसको बोलते हैं, लेकिन ये वास्तविक माउंटेन नहीं है। पहली चीज ध्यान रखना, ये वास्तविक माउंटेन नहीं है, ठीक है। यहाँ साउथ इंडिया में आपको बहुत सारे मिलेंगे जो वास्तविक माउंटेन्स नहीं है, भले ही हम उनको हिल्स या माउंटेन्स बोलते हैं। जैसे आप यहाँ वेस्टर्न घाट पढ़ेंगे तो वेस्टर्न घाट्स भी आपके माउंटेन्स में नहीं आते हैं, ये माउंटेन्स के क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं आते, बल्कि इनको हम स्कार्प कहते हैं। ये माउंटेन स्कार्प हैं, दीज आर नॉट एक्चुअल माउंटेन्स, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो ईस्टर्न घाट्स हिल्स हैं, लेकिन ये आपका बहुत ही ज़्यादा बाइफर्केटेड और बहुत ही ज़्यादा आपका जो है इरोडेड माउंटेन्स हैं। तो इनकी हाइट उतनी नहीं है कि इनको हिल्स बोला जाए, लेकिन फिर भी हम इनको हिल्स का नाम देते हैं, ठीक है। अब जैसे हम महाराष्ट्र जाए तो महाराष्ट्र में महाबलेश्वर आपका एक स्थान पड़ता है जो हिल स्टेशन है। उसका एवरेज एलिवेशन देखें तो वो इतना नहीं है कि उसको हिल स्टेशन बोला जाए, लेकिन फिर भी हम उसको हिल स्टेशन में काउंट करते हैं। ऐसी माथेरान है, तो माथेरान भी एक हिल स्टेशन नहीं है, लेकिन उसको भी हम हिल स्टेशन में काउंट करते हैं। तो उनका एलिवेशन इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपके इस रीजन के हिसाब से थोड़ा ऊंचाई पर हैं, इसीलिए हम उनको हिल्स कह देते हैं, ठीक है। चलिए, विंध्याचल के साउथ में देखो आपका सतपुड़ा रेंज आएगा। अब मैंने आपको बोला था कि विंध्याचल एक माउंटेन कंसीडर नहीं किया जाता, यह रियल माउंटेन हम इसको कंसीडर नहीं करते। तो दीज आर ब्लॉक माउंटेन्स, इनको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स। लेकिन अधिकतर इंडिया में जो आपके जोग्राफर्स हैं वो सब केवल सतपुड़ा को ही ब्लॉक माउंटेन्स मानते हैं, विंध्याचल को आपका ब्लॉक माउंटेन्स में कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो विंध्यन रेंज फिलहाल हम इसको ब्लॉक माउंटेन्स ही लेके चलेंगे, और इन दोनों के बीच में, दो ब्लॉक माउंटेन्स के बीच में आपकी एक वैली है जिसको रिफ्ट वैली बोलते हैं। जब दो ब्लॉक माउंटेन्स आपके साइड बाय साइड हो तो उनके बीच की वैली आपकी रिफ्ट वैली होती है, ठीक है। अब रिफ्ट वैली को हम समझेंगे बाद में, जब हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो जियोमॉर्फोलॉजी में बेसिकली बनती कैसे है रिफ्ट वैली, उसके बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल हमें ये ध्यान रखना है कि विंध्यन रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच में कौन सी वैली है, रिफ्ट वैली, जिसमें नर्मदा रिवर फ्लो कर रही है। तो नर्मदा रिवर एक रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, जो किसके किसके बीच में है, विंध्यन रेंज एंड सतपुड़ा रेंज, ठीक है। सतपुड़ा रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सतपुड़ा रेंज की हाईएस्ट पीक आपका धूपगढ़ है जो एमपी में है, और एमपी में पंचगनी हिल्स है। तो पंचगनी हिल्स का पार्ट है ये धूपगढ़, और यहाँ पर आपका काफ़ी सारे पर्यटक पहुँचते हैं, तो हमारे टूरिज्म के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी और किसी खास रीजन के लिए हम इसको नहीं जानते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे आपकी सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में हमारा रिफ्ट वैली है। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे हिल्स हैं। देखो आप यहाँ आगे जाओगे तो आपको कैमूर रेंज मिलेगी, ठीक है। नीचे आओगे आपको महादेव हिल्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे और नीचे आएंगे तो अजंता हिल्स मिलेंगे, ठीक है। बंगाल की तरफ जाओगे तो आपको राजमहल हिल्स मिलेंगे। इनके बीच में आओगे तो छोटा नागपुर प्लेट्यू मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत सारी रेंजेस यहाँ पर आपको मिलेंगी। ऐसे ही यहाँ पर नीचे की तरफ आओगे तो आपको अमरकंटक हिल्स मिलेंगे, और अमरकंटक हिल्स भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? अमरकंटक हिल्स से बेसिकली बुक्स में आपका यही लिखा है कि 3 नदियाँ ऑरिजिनेट होती हैं, जबकि एक्चुअली यहाँ से 2 ही नदियाँ निकलती हैं। एक इसके बगल वाले प्लेस से निकलती है, हम उसको भी कंसिडर कर देते हैं अमरकंटक हिल्स में। तो वो एक्चुअली अमरकंटक हिल्स से नहीं निकलती। अमरकंटक हिल्स से केवल 2 ही रिवर ऑरिजिनेट होती हैं। एक तो आपकी ये नर्मदा, ठीक है, दूसरी जो नॉर्थ में जा रही है सोन, और तीसरी हमारी है महानदी। तो महानदी जाती है ईस्टर्न पार्ट में। तो आप देखो इस प्लेट्यू से, अमरकंटक प्लेट्यू, अमरकंटक हिल्स से आपके स्लोप कितनी तरफ हैं? 3 तरफ। एक वेस्टर्न की साइड या वेस्टर्न डायरेक्शन में, एक नॉर्दर्न डायरेक्शन में, और एक ईस्टर्न डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका ऐसी एक्टिविटी हुई है जिससे इस एरिया के आपके स्लोप में डिफरेंसेस आ गए हैं। नहीं तो जनरली होता क्या है, किसी एरिया का स्लोप एक ही तरफ होता है, तो कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के कारण ये आपका स्लोप्स अलग अलग डिवाइड हो गए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 3 स्लोप आपको मिलेंगे, नॉर्दर्न,
ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, ये 3 स्लोप है, इसीलिए तीनों रिवर 3 अलग अलग डायरेक्शन में आपका फ्लो करती हैं, ठीक है। देन अमरकंटक हिल्स के बाद नीचे आते हैं, ये आपका वेस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट मैंने आपको बताया कि स्कार्प हैं, दे आर नॉट एक्चुअली माउंटेन्स, दे आर स्कार्प, ठीक है। तो ये वेस्टर्न घाट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्दर्न पार्ट को हम नॉर्दर्न, तो देखो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, नॉर्दर्न सह्याद्री और सदर्न सह्याद्री। तो यहाँ से आपको एक बात तो क्लियर दिख रही होगी कि हम वेस्टर्न घाट को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज सह्याद्री, ठीक है। तो सह्याद्री वेस्टर्न घाट का ही एक और नाम है। तो नॉर्दर्न पार्ट जहाँ तक हम बात करें तो ये महाराष्ट्र से और आपका गोवा तक यहाँ तक एक्सटेंडेड है, और कर्नाटक से लेके तमिलनाडु या आप केरला कह सकते हैं, तो केरला तक हमारा सदर्न सह्याद्री पूरा फैला हुआ है। वैसे पूरा नीचे तक आपका जो पार्ट है वो सदर्न सह्याद्री का पार्ट आता है। तो नॉर्दर्न सह्याद्री में यहाँ पर आप देखोगे तो एक पीक है कालसुबाई, ये हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्दर्न सह्याद्री है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बुक्स में आपका कालसुबाई को ही कुछ लोगों ने सबसे हाईएस्ट पीक बता रखा है वेस्टर्न घाट का, जबकि ये सही नहीं है। वेस्टर्न घाट के नॉर्दर्न पार्ट का हाईएस्ट पीक है कालसुबाई, सदर्न पार्ट की हाईएस्ट पीक है कर्नाटका में कुंद्रेमुख। तो कुंद्रेमुख रीजन आपका कर्नाटका में पड़ता है और यही हाईएस्ट पीक है पूरे वेस्टर्न घाट की। तो ज़्यादा एलिवेशन इसका भी नहीं है, 1700-1800 मीटर के आसपास है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो कुंद्रेमुख रीजन कर्नाटका में पड़ता है, जो सदर्न सह्याद्री की हाईएस्ट पीक है, और पूरे सह्याद्री माउंटेन्स की हाईएस्ट पीक यही है कुंद्रेमुख। इसको आप ध्यान रखेंगे कि कुंद्रेमुख कर्नाटका में पड़ता है, और ये बेसिकली किसके लिए जाना जाता है, आयरन ओर्स के लिए। तो यहाँ पे आयरन ओर्स होती हैं, और इसी के बगल में एक हिल है बाबा बुदान हिल्स, ये जानी जाती है कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए। और आप जानते हैं कर्नाटका हमारे यहाँ हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी है इंडिया में, ठीक है। इंडिया का नियरली 50% जो कॉफ़ी आती है, 50% से भी ज़्यादा कॉफ़ी आती है वो कर्नाटका से आती है, और वो बाबा बुदान हिल्स पर ही बेसिकली उगाई जाती है। तो उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहीं से हमारी जो रिवर्स हैं साउथ इंडिया में बहने वाली, फ्लो करने वाली, कावेरी, कृष्णा वगैरह, वो भी इसके आसपास के एरिया से ही निकलती हैं। इसी में देखो यहाँ ब्रह्मगिरी हिल्स मिलेंगे आपको, वहाँ से कावेरी रिवर्स ऑरिजिनेट होती है, जो बहुत डिस्प्यूटेड रिवर है आपकी साउथ इंडिया की। तो ये बाद में बात करेंगे रिवर्स के बारे में, वो कहाँ से निकलती है। फिलहाल ये ध्यान रखिएगा वेस्टर्न घाट के 2 पार्ट हैं, एक नॉर्दर्न एक सदर्न। नॉर्दर्न पार्ट की हाईएस्ट पीक कालसुबाई, और सदर्न पार्ट की हाईएस्ट पीक आपकी कुंद्रेमुख, ठीक है। और ओवरऑल आपका वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कुंद्रेमुख, ठीक है। ईस्टर्न घाट हमारे बाइफरकेटेड माउंटेन्स हैं। अब ये बाइफरकेशन क्यों हुआ है, ये टूटे क्यों हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स आपकी अपनी वैलीज बनाती हैं। उन रिवर्स ने इस पूरे रीजन को इरोड करके और अपनी वैलीज बना दी हैं, जिससे कि ये हिल आपका डिसकंटिन्यूड हिल के रूप में आपको दिखता है। एक आपका बिखरा हुआ माउंटेन रीजन ये दिखाई देता है, ठीक है। तो इस ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक उड़ीसा में है महेंद्रगिरी। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक तमिलनाडु में महेंद्रगिरी है, जो हमारा इसरो का रॉकेट प्रपोल्सन सेंटर है। तो रॉकेट प्रपोल्सन सेंटर आपका महेंद्रगिरी वो तमिलनाडु में है, लेकिन ये हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी कहाँ पर है, उड़ीसा में। यहाँ पर हिल्स हैं बेसिकली गरजात हिल्स, इन गरजात हिल्स पर है ये महेंद्रगिरी, जो ईस्टर्न घाट के ही आपके पार्ट माने जाते हैं। अब ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहां पर आकर मिलते हैं, दैट इज नीलगिरी माउंटेन्स। तो नीलगिरी माउंटेन्स है, और नीलगिरी माउंटेन्स आप जानते हैं, नीलगिरी माउंटेन्स एक तो देखो दोनों का कन्फ्लुएंस है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का। तमिलनाडु केरला में भी इसका कुछ पार्ट पड़ता है, तो बेसिकली ये तमिलनाडु में है। बेसिकली आप इसके लिए क्या लिखेंगे, तमिलनाडु, क्योंकि इसका मैक्सिमम पार्ट आपका किसमें पड़ता है, तमिलनाडु में। और नीलगिरी हिल्स हमारे काफ़ी चीज़ों के लिए जानी जाती हैं, जैसे यहाँ पर ये पेड़ मिलता है नीलगिरी, जो बेसिकली आपका एक
ऑयल प्रोड्यूस करता है, जैसे यूकेलिप्टस में एक ऑयल होता है वैसे ही आपका नीलगिरी से भी एक ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा पंजेंट स्मेलिंग होता है, बहुत ज़्यादा तीखी गंध आती है इससे। और इसका यूज़ जो है वो हम लोग जो है दर्द निवारकों में करते हैं। जैसे आप लोग विक्स का यूज़ करते होंगे, किसी बाम का यूज़ करते होंगे तो बाम में एक पंजेंट स्मेल आती है, तो वो पंजेंट स्मेल इसी के कारण होती है नीलगिरी। तो नीलगिरी के पेड़ हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पे, उसको उसी कारण इसका नाम नीलगिरी पड़ा है, ठीक है ना। एक यहाँ पे फ्लावर भी है, अब फ्लावर का नाम मैं भूल रहा हूँ, वो 12 साल में एक बार खिलता है, तो उसके लिए वहाँ पर फेस्टिवल भी मनाया जाता है, उसके बाद हम बाद में कर लेंगे। चलिए, तो नीलगिरी माउंटेन्स एक तो इसके लिए जाने जाते हैं, नीलगिरी, ठीक है, पेड़ के लिए। दूसरा हमारा ये टी एस्टेट हैं तमिलनाडु के, यहाँ पर चाय का उत्पादन तमिलनाडु करता है। तो भाई चाय उत्पादन इंडिया में देखो कहाँ कहाँ होता है, एक असम में जो आपका मिकिर वैली है वो पूरा चाय के लिए जानी जाती है, दूसरा दार्जिलिंग जो वेस्ट बंगाल में है वो पूरा चाय प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है, और तीसरी आपकी ये नीलगिरी हिल्स है जो आपका चाय प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। तो टी प्रोडक्शन हमारा यहाँ होता है नीलगिरी माउंटेन्स पे, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे ऊटी या उदगमंडलम, इसका जैसा नया नाम दिया गया है, ये हिल स्टेशन है। तो जैसे हमारा बॉलीवुड है तो बॉलीवुड का हेडक्वार्टर आपका मुंबई है, वैसे साउथ की फिल्म इंडस्ट्री है टॉलीवुड, तो टॉलीवुड का हेडक्वार्टर है ऊटी, तो उसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, इसके अलावा यहाँ पर आपका एक माउंटेन रेलवे चलती है, और ये माउंटेन रेलवे हमारे लिए खास है जो नीलगिरी रेलवे के नाम से जानी जाती है। माउंटेन रेलवे अब इंडिया में बची नहीं है, जो भी बची हुई हैं वो बहुत थोड़ी हैं, जैसे आपका कालका शिमला है, माथेरान है, आपका ये नीलगिरी माउंटेन रेलवे है। तो ये माउंटेन रेलवे बेसिकली लाइट गेज पर बने हुए माउंटेन रेलवेज हैं, और बहुत हल्के हल्के इनमें ट्रेन्स चलती हैं। तो वेस्टर्न घाट में चलने वाली जितनी भी आपकी ट्रेन्स हैं वो सब इसी का पार्ट है, नीलगिरी माउंटेन रेलवेज का, ठीक है। तो माउंटेन रेलवे के लिए जाना जाता है, ये सेकंड माउंटेन रेलवे है इंडिया का। फर्स्ट माउंटेन रेलवे था दार्जिलिंग, दूसरा माउंटेन रेलवे हमारा ये नीलगिरी माउंटेन रेलवे है। अब एग्जैक्ट डेट ईयर मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बाद में बात करेंगे। चलिए, तो माउंटेन रेलवे बेसिकली आपका यहाँ पर मिलता है, और इस पर एक इंजन वर्कआउट कर रहा था 2004 तक, फेयरी क्वीन, जो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट स्टीम इंजन है। तो 2004 में इसको रिटायर्ड कर दिया गया था। कुछ दिन ये नई दिल्ली में रेलवे म्यूजियम में रहा, लेकिन बाद में इसकी वर्किंग कंडीशन को देखते हुए आजकल इसको फिर से लगा दिया गया है। अब ये बेसिकली आपका जो एक लग्जरी ट्रेन चलती है इंडिया में दिल्ली टू जयपुर, उसमें लगाया गया है, ठीक है। तो पैलेस ऑन व्हील, वो जो आपकी लग्जरी ट्रेन है उसमें इंजन जो है वो फेयरी क्वीन है, ठीक है। चलिए, नीलगिरी के बाद आपका इसके सदर्न पार्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको अन्नामलाई हिल्स मिलेंगे, और अन्नामलाई हिल्स की हाईएस्ट पीक है अनाई मुदी, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ सदर्न इंडिया। तो साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक अनाई मुदी, ठीक है। और अगर आपसे नीलगिरी की हाईएस्ट पीक पूछेगा तो दैट इज दोदा बेटा, दोदा बेटा। तो ये सेकंड हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की। फर्स्ट हाईएस्ट पीक आपकी कौन सी होगी, अनाई मुदी, जो बेसिकली अन्नामलाई हिल्स पर है, ठीक है। अन्नामलाई हिल्स के साउथ में आपको यहाँ पर मिलेंगे कार्डमम हिल्स। तो कार्डमम हिल्स बेसिकली इलायची प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं, और बड़ी इलायची, छोटी इलायची नहीं, क्योंकि छोटी इलायची को हम ये मानते हैं कि वो इंडियन ओरिजिन का नहीं है। तो इंडियन ओरिजिन का नहीं है मतलब अफगानिस्तान से आया हुआ हमारे यहाँ है। हम लोग बड़ी इलायची को ही ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ जो भी आप देखो पुरी में मंदिर है जगन्नाथ, तो जगन्नाथ में जो बेसिकली ये लोग मसाले यूज़ करते हैं उसमें छोटी इलायची कभी भी यूज़ नहीं करते। क्यों? वो ये मानते हैं कि ये इंडियन नहीं है, तो उसको वो नेगलेक्ट करते हैं, उसकी जगह वो बड़ी इलायची का यूज़ करते हैं। तो बड़ी इलायची हमारे कार्डमम हिल्स से आती है, और इसी वजह से इसका नाम ही ये पड़ा हुआ है। तो ये बेसिकली जितने यूरोपियंस आए थे उन्होंने इसका नामकरण किया। हम लोग इसको पहले से किसी और नाम से जानते थे, लेकिन उस नाम का अब जिक्र कहीं नहीं मिलता, केवल कार्डमम हिल्स ही जानते हैं, हम इलायची की पहाड़ियाँ ही जानते हैं। तो इसी को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपको एक और हिल्स मिलेंगी, दैट इज़ पालनी हिल्स। पालनी हिल्स तमिलनाडु में है।
तो पलनी हिल्स कोडाई कैनाल के लिए जानी जाती है, तो कोडाई कैनाल आपका हिल स्टेशन है साउथ इंडिया का, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे और छोटे छोटे हिल्स हैं, तो उन हिल्स को भी आपको स्टडी करना जरूरी है, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस इसी पोर्शन से ज़्यादा आ रहे हैं। इतना आप देखिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।